स्टूडेंट्स वेलकम। मैं संतोष कुमार यादव, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्कूल नैनपुर, आपका व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एवं पद्धतियां। वैज्ञानिक प्रबंध की एक नई विचारधारा है जिसके जन्मदाता वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, जिन्हें संक्षेप में एफ.डब्ल्यू. टेलर भी कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो थोड़े ही समय में एक साधारण श्रमिक से एक कारखाने में मुख्य इंजीनियर के पद तक पहुंचे थे। सन 1878 में उन्होंने एक श्रमिक के रूप में अमेरिका के एक स्टील कंपनी में कार्य करना प्रारंभ किया और उनकी लगन और मेहनत के कारण वे जल्दी ही इस कंपनी में प्रमोशन पाते हुए मुख्य इंजीनियर के पद तक पहुँचे। इस अवस्था में उन्होंने एक मजदूर के रूप में किस प्रकार के कार्य किया जाता है, किस प्रकार के उसके कार्य में समस्या आती है और उसकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने अध्ययन किया और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव भी दिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर प्रबंध को वैज्ञानिक रूप दिया गया है। उनके द्वारा सन 1911 में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस पुस्तक में दी गए सिद्धांतों को ही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयास अपव्ययों को खत्म करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने का होता है। अर्थात इसमें जो सामग्री और श्रम का अपव्यय हो रहा है उसे किस प्रकार से हम खत्म कर सकते हैं और उत्पादन कार्य को न्यूनतम लागत पर किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है कि प्रबंधकों को कोई भी कार्य करने से पहले उसके संबंध में गहन विश्लेषण करना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। पहला, यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जब पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने अपने विषय को समझाने के लिए बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया है। इस प्रकार से हम उसकी पुस्तक का अध्ययन करने से जान सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है जिसमें प्रत्येक काम को वैज्ञानिक ढंग से या व्यवस्थित ढंग से किस प्रकार किया जाए इसका उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी विशेषता, यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा एक संस्था के स्वामी और उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मानसिक अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। दोनों ही पक्ष अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की बजाय अधिक एवं अधिक उच्च किस्म के उत्पादन को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। यहाँ पर दोनों ही व्यक्तिगत लाभ को देखने की बजाय संस्था के लाभ के प्रति जागरूक होते हैं, उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संस्था के लाभ के साथ ही उनका व्यक्तिगत लाभ भी स्वयं हो जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की तीसरी विशेषता है, यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। इस विचारधारा के अनुसार प्राचीन परंपराओं या परंपरागत प्रबंध के तरीकों को अस्वीकार किया गया है। इसके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर हमें नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध की चौथी विशेषता, इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों को कठोरता से लागू किया जाता है। यदि इन नियमों को कठोरता से लागू न किया जाए तो वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ को प्राप्त करने की संभावना नहीं रह जाती। इसलिए इसमें सभी नियम बहुत ही गहन जांच पड़ताल और अध्ययन के बाद तैयार किए जाते हैं, जिससे कि गलती की संभावना न के बराबर रह जाती है और इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता में पांचवी विशेषता है,
इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है, जिससे कि उनके द्वारा कम समय में या निर्धारित समय में ही अधिक कार्य किया जा सके, उनके द्वारा होने वाले अपव्यय में कमी आ सके। इस प्रकार से स्वतः ही कम लागत में अधिक उत्पादन हो जाता है, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य प्रयास होता है कि अपव्यय को खत्म करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार से श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने से ये सभी उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। यह करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं, जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन एवं थकान अध्ययन। अब हम ये जानेंगे कि F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला सिद्धांत, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। F.W. टेलर का पहला सिद्धांत इस प्रकार है कि यह सिद्धांत हमें इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम करने की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाए रहना चाहिए, बल्कि हमें हर समय नए नए प्रयोगों के द्वारा नई नई तकनीकों की पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हम यदि नए नए प्रयोग करेंगे तो हम कार्य करने की बेहतर तकनीकों पद्धतियों तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जबकि रूढ़िवादी सिद्धांत प्रचलित तरीकों को ही अपनाए रखने पर जोर देता है। इसलिए F.W. टेलर का कहना है कि हमें नए नए प्रयोग करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, मैत्री न कि मतभेद। यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार F.W. टेलर कहना चाहते हैं कि संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे कि उत्पादन के मुख्य साधन श्रम एवं प्रबंधक दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें। श्रमिक और प्रबंधक जब एक दूसरे को अपना पूरक समझते हैं तो इसका आशय यह होता है कि एक के कार्य को दूसरे के बिना पूरा करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के बीच में बेहतर संबंध का होना आवश्यक है। दोनों को एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। टेलर ने इसी अवस्था को मानसिक क्रांति का नाम भी दिया है। इसे मेंटल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। उनका कहना है, उनका विश्वास है कि यदि श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए तो उनके सभी झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि दोनों वर्गों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में श्रमिक हमेशा यह चाहते हैं कि उन्हें उनके कार्य का पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। संगठन को पर्याप्त लाभ प्राप्त होने पर उन्हें भी उसमें हिस्सा या भाग मिलना चाहिए। जबकि प्रबंधकों का यह प्रयास होता है कि कम से कम वे अपने उत्पादन कार्य को बढ़ाकर दिखा सकें और संस्था को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जब दोनों के बीच में शांति आ जाएगी, मानसिक क्रांति हो जाएगी, तो श्रमिक लगातार अच्छा काम करने का प्रयास करें तो उससे लाभ में वृद्धि होगी। और प्रबंधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब अधिक लाभ प्राप्त होता है तो उसमें श्रमिकों को भी पर्याप्त भाग प्रदान किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में तीसरा है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इसे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए। टेलर ने इसके लिए सुझाव दिया है कि जब कार्य करने के प्रमापों का निर्धारण किया जाता है तो उसमें प्रबंधकों और श्रमिकों की सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। इन्हीं प्रमापों के आधार पर आगे ये देखा जाता है कि किन श्रमिकों का कार्य प्रमापों के अधीन है, किन्हें पर्याप्त या सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए, और जिन श्रमिकों का कार्य प्रमाप से कम होता है उनको कम दर से मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। तो चूंकि इसमें श्रमिकों को हानि उठाना पड़ेगी, इसलिए उन प्रमापों के निर्धारण में उनकी भागीदारी का होना आवश्यक है, जिससे कि वे उस स्तर को ये समझकर स्वीकार करें कि यह सामान्य स्तर है और कम से कम इतना कार्य तो उन्हें करना ही चाहिए। उनके लिए ऐसे स्तर का निर्धारण नहीं किया गया है जो कि असंभव साबित हो सके। इस प्रकार से जब हम श्रमिकों का इन प्रबंध
कार्य में सहायता लेते हैं तो उनकी भागीदारी बढ़ने से उनकी जिम्मेदारी भी इसे प्राप्त करने की बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन अधिक होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का चौथा सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। इस सिद्धांत के अनुसार एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थात जब कर्मचारी संस्था में भर्ती होने के लिए आवेदन देता है तब उस वक्त से ही उसकी योग्यताओं, उसकी कार्य कुशलता की जांच पर्याप्त ढंग से कर ली जानी चाहिए और योग्यतम व्यक्तियों को ही संस्था में नियुक्ति दी जानी चाहिए। इसके पश्चात संस्था में उनके नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता का ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसी प्रकार के विचार हेनरी फेयोल के द्वारा भी दिए गए हैं कि विशिष्टीकरण को अपनाने के लिए व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही काम को सौंपा जाना चाहिए, तभी वह व्यक्ति अधिक कुशलता से अपने कार्य को करने में सक्षम हो पाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के पश्चात हम वैज्ञानिक प्रबंधन की पद्धतियों को समझने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ पद्धतियों का एफ.डब्ल्यू. टेलर ने विकास किया है जो इस प्रकार है। पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप, इसे फंक्शनल फोरमैनशिप भी कहा जाता है। इसके जनक या जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। यह प्रारूप पूरी तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत यानी स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत आठ नेताओं वाली योजना को अपनाया जाता है। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेषज्ञ की योग्यता का लाभ उठाया जाता है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे विभागों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक काम को एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार हम संगठन को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। टेलर के द्वारा एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा प्रबंधक के कार्य को दो उप विभागों में बांटने का सुझाव दिया गया है। पहला है नियोजन विभाग या प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है उत्पादन विभाग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन दोनों विभागों में चार विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के संबंध में सुझाव दिया गया है। नियोजन विभाग के विशेषज्ञ नियोजन का कार्य करेंगे और उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ उत्पादन कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक कारखाना प्रबंधक के अधीन दो प्रबंधक हैं, जिसमें पहला है नियोजन अधिकारी और दूसरी ओर है उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी के अंतर्गत 4 उप विभाग बनाए गए हैं। पहला उसमें कार्यमार्ग लिपिक है, दूसरा संकेत कार्ड लिपिक, तीसरा समय एवं लागत लिपिक, चौथा अनुशासन अधिकारी। इसी प्रकार से उत्पादन अधिकारी के अधीन टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक आदि आते हैं। इस प्रकार से ये जो चार उप विभाग दोनों तरफ बनाए गए, इस प्रकार से कुल 8 नेता एक संगठन में हो सकते हैं, इसलिए इसे 8 नेताओं वाली योजना भी कहा जाता है। और ये सभी श्रमिकों के संबंध में कार्य संचालन करते हैं। नियोजन विभाग के अंतर्गत आने वाले विशेषज्ञ एवं उनके कार्य। सबसे पहला कार्य मार्ग लिपिक, इसे रूटीन क्लर्क भी कहा जाता है। यह लिपिक सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए क्रम क्या होगा, अर्थात कार्य को किस किस मार्ग से होकर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से कार्य की योजना बनाना कार्य मार्ग लिपिक का कार्य होता है। दूसरा संकेत कार्ड लिपिक, इसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क भी कहते हैं। यह लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके उन्हें टोली नायकों को सौंप देता है। इन कार्डों में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, उस कार्य को करने की विधि, उस कार्य को करने के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री एवं मशीनों के संबंध में सूचनाएं दी जाती हैं। तीसरा
समय एवं लागत लिपिक, इसे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी कहा जाता है। यह लिपिक निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा और कब समाप्त होगा, अर्थात उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसके द्वारा समय का ध्यान रखा जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं की लागत कितनी आएगी। एक निर्धारित समय में काम पूरा होने से श्रम लागत नियंत्रित रहती है, इसलिए उत्पादित वस्तु की लागत को निर्धारित करना आसान हो जाता है। चौथा, अनुशासन अधिकारी। अनुशासन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं। उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ एवं उनके कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला, टोली नायक, इसे गैंग बॉस भी कहा जाता है। टोली या गैंग नियंत्रण के उद्देश्य से श्रमिकों को अनेक समूहों या टोलियों में बांट दिया जाता है। इस समूह या टोली का एक नेता नियुक्त किया जाता है जिसे टोली नायक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य सुनिश्चित करना है कि श्रमिक एवं मशीनें दोनों उत्पादन कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में हैं या नहीं और उनको उनके कार्य में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं। यदि किसी प्रकार से यह पाता है, टोली नायक यह महसूस करता है कि किसी श्रमिक के पास में आवश्यक सामग्री की कमी है तो उसे उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। इसी प्रकार कोई मशीन अगर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हो तो उसे ठीक कराने की जवाबदारी भी टोली नायक की होती है। वह मरम्मत नायक इस बारे में सूचना देता है। दूसरा, गति नायक। इस स्पीड बॉस या गति नायक का कार्य यह देखना है कि सभी श्रमिक अपना अपना कार्य निर्धारित गति से कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि किसी श्रमिक के द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है तो वह उस श्रमिक की समस्याओं को जानने का प्रयास करता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। इससे कार्य की गति सुचारू रूप से बनी रहे और वह प्रमाप के अंतर्गत निर्धारित कार्य पूरा कर सके। इसके बाद में तीसरा है मरम्मत नायक या रिपेयर बॉस। टोली नायक के द्वारा प्राप्त होने वाली मशीन संबंधित समस्याओं की जानकारी को सुनकर उनकी मरम्मत करने का कार्य मरम्मत नायक के द्वारा किया जाता है। मरम्मत नायक के ऊपर सभी मशीनों और औजारों को कार्य की अवस्था में बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अंत में आता है निरीक्षक या इंस्पेक्टर। इसका कार्य उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करना होता है। इस उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता की जांच प्रमापित किस्म से की जाती है और उससे मिलान करने के बाद यह अंतर अगर आता है तो यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह अंतर सकारात्मक है या नकारात्मक। सकारात्मक अंतर या और अच्छी गुणवत्ता का अंतर होने पर उसे बरकरार रखा जाता है, जबकि नकारात्मक अंतर आने पर उसमें सुधार के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराना निरीक्षक की जवाबदारी होती है। इसके बाद में दूसरी विधि है, वैज्ञानिक प्रबंधन की दूसरी पद्धति है कार्य का प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। प्रमापीकरण का अभिप्राय पूर्ण सोच विचार करने के बाद विभिन्न क्रियाओं के संबंध में स्टैंडर्ड या प्रमाप को निर्धारित करना है। इसके लिए अलग अलग किस्म से कार्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि एक श्रमिक के लिए एक दिन का काम प्रमापित कर दिया जाता है, अर्थात यह अपेक्षा उस श्रमिक से की जाएगी कि वह एक प्रमापित कार्य को प्रतिदिन अवश्य पूरा करे। इसी प्रकार से कच्चे माल के संबंध में, मशीनों के संबंध में, औजारों के संबंध में, अन्य कार्य करने की दशाओं के संबंध में, कार्य की विधियों के संबंध में भी प्रमापों का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जब प्रमापों का निर्धारण किया जा रहा हो तब F.W. टेलर के सहयोग सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों को मिलकर इन प्रमापों का निर्धारण करने को ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रमापीकरण का उद्देश्य इस प्रकार होता है, सबसे पहला उत्पादों को उनके निश्चित आकार, प्रकार और विशेषताओं तक सीमित करना, जिससे जिस वस्तु को हम प्रचारित करेंगे उसमें वे गुण निश्चित रूप से उपलब्ध रहें। इसी प्रकार से दूसरा, एक जैसे उत्पादों का उत्पादन करना, जिससे कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रयोग में लाने में सहूलियत रहे। उत्पादित वस्तु की क्वालिटी या गुणवत्ता को सुनिश्चित करना,
और लोगों और मशीनों के निष्पादन के प्रमाप निश्चित करना। एक मशीन कितना कार्य प्रतिदिन करेगी यह निर्धारित करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से प्रत्येक श्रमिक एक दिन में कितना कार्य करेगा इसका प्रमाप भी निर्धारित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की तीसरी पद्धति है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। इस सिद्धांत या पद्धति के अनुसार उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त किया जाता है। इसमें कुछ निश्चित संख्या में ही वस्तुओं को तैयार किया जाता है, निश्चित आकार में तैयार किया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं की वैरायटी तैयार करने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अधिक स्टॉक रखना पड़ता है, अधिक श्रम लागतें आती हैं। अतः कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वे उत्पाद का सरलीकरण करें और कम वैरायटी का सामान ही बनाएं, जिससे कि मशीनों पर भी उनका द्वारा होने वाला व्यय कम हो जाता है। विशिष्टीकरण को अपनाने से श्रम लागतों में भी कमी आती है और कुछ उत्पादों पर ध्यान देने से हम विशिष्टीकरण के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कम मात्रा में स्टॉक तैयार करने की भी जरूरत पड़ती है। चौथी पद्धति है कार्य पद्धति अध्ययन। इसे मेथड स्टडी भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करना है। इसके लिए विभिन्न विधियों की प्रक्रिया, चार्ट और ऑपरेशन रिसर्च पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागतों को किस प्रकार से न्यूनतम किया जा सके और उस विधि का उपयोग करने से जो वस्तु उत्पादित होगी उसकी गुणवत्ता एवं उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर को किस प्रकार अधिकतम किया जा सके यह निर्धारित करना होता है। इस प्रकार से कार्य पद्धति अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम उत्पादित वस्तुओं की लागतों को न्यूनतम रख सकते हैं और वस्तु की गुणवत्ता और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस प्रकार से मैक्सिमाइज या अधिकतम किया जा सकता है, यह प्रयास किया जाता है। इसके आने पांचवा है गति अध्ययन। इसके अंतर्गत श्रमिकों एवं मशीनों द्वारा काम के दौरान की जाने वाली हरकतों का अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को समाप्त किया जाता है। इस कार्य के लिए, इस अध्ययन के लिए मूवी कैमरे का प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अनावश्यक हरकतों को समाप्त करके और आवश्यक क्रियाओं की संख्या को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि काम की गति में तेजी लाई जा सके। इसके बाद छठवीं पद्धति है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। इसका अभिप्राय यह निश्चित करना होता है कि एक काम को पूरा करने में कितना प्रमापित समय लगना चाहिए, अर्थात कोई कार्य कितने समय में हो जाना चाहिए। यह जानने के लिए हम स्टॉपवॉच के द्वारा अध्ययन करते हैं। प्रमापित समय का निर्धारण करने के लिए एक ही काम को करने के लिए अलग अलग अनुभवों या प्रयोगों में या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उस कार्य को करने में कितना समय लिया गया उसके औसत को जाना जाता है और इसके लिए हम स्टॉपवॉच का उपयोग करते हैं। औसत समय को ही प्रमापित समय निर्धारित किया जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य श्रम की लागतों का अनुमान लगाना, एक कार्य को करने में कितना खर्च आएगा इसका हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वांछित श्रमिकों की संख्या का इस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है और उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण किया जा सकता है। यहाँ प्रेरणा योजना से आशय किस प्रकार हम अपने श्रमिकों को प्रेरित करें कि वे प्रमापित समय में किए जाने वाले कार्य से कम समय में उस कार्य को पूरा कर सकें। यदि इस प्रकार से श्रमिक अधिक कार्य करने में सफल होते हैं तो उन्हें अधिक मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की सातवीं पद्धति है थकान अध्ययन या फैटिग स्टडी। इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में आराम की अवधि एवं बारंबारता निश्चित करना है। इस अध्ययन के द्वारा हम श्रमिकों को कार्य के बीच में कितने समय का आराम दिया जाए इसका जानने का प्रयास करते हैं। यह आराम श्रमिकों को पुनः तरोताजा कर देता है, वे अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की कार्यकुशलता को उनके उच्च स्तर पर बरकरार रखना है। यदि हमारे श्रमिक किसी कारण से अत्यधिक थक जाते हैं तो वे अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। श्रमिकों की थकान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनके कार्य की लंबी अवधि,
घटिया कार्य की दशाएं, बॉस के साथ खराब संबंध और अनुपयुक्त कार्य। जिस कार्य को श्रमिक करने अकुशल है उसे वह कार्य दिया जाए तो वह जल्दी थक जाता है। इसीलिए व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार ही कार्य का वितरण किया जाना चाहिए। इससे ऊर्जा स्तर अधिक रहता है और थकान कम होती है। इसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध की 8वीं पद्धति है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर का कहना है कि श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। इस पद्धति के अनुसार मजदूरी समय के आधार पर न देते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। इसमें मजदूरी की 2 दरों का प्रयोग किया जाता है, एक ऊंची मजदूरी दर और एक नीची मजदूरी दर। जो श्रमिक एक निश्चित समय में प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन करने में सफल हो जाता है उन्हें ऊंची दर से भुगतान किया जाना चाहिए, और जो श्रमिक प्रमापित वस्तुओं का इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पाते उन्हें नीची दर से भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब नीची दर से मजदूर को मजदूरी का भुगतान प्राप्त होता है तो वह अपनी योग्यता को, कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करता है और संस्था अपने उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो जाती है। इसके बाद में 9वीं पद्धति है मानसिक क्रांति या मेंटल रिवॉल्यूशन। मानसिक क्रांति का अभिप्राय व्यवसाय के स्वामी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग की मनः स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन लाना है कि वे एक दूसरे के हितों के लिए कार्य करने का प्रयास करने लगें। आमतौर पर यह देखा जाता है कि प्रबंधक और श्रमिक दोनों केवल अपने हित के लिए ही कार्य करना का प्रयास करते हैं। श्रमिक चाहते हैं उन्हें काम कम से कम करना पड़े और मजदूरी पर्याप्त या अच्छी मिले, जबकि प्रबंधक ये प्रयास करते हैं कि श्रमिकों से अधिक कार्य करा लिया जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। इस प्रकार से दोनों के बीच में लाभ का बंटवारे के संबंध में झगड़ा बना रहता है। तो टेलर का कहना है कि दोनों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होना सुनिश्चित है, और जब लाभ अधिक होगा तो लाभ के बंटवारे की बात स्वतः ही महत्वहीन हो जाएगी, क्योंकि श्रमिकों को उच्च मजदूरी दर से भुगतान मिलेगा और उन्हें लाभ में भी पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हो सकता है, और वहीं प्रबंधकों को भी अपने संगठन के लिए अधिक लाभ अर्जित करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है।